दिल्ली की तपती दोपहरी में एक आलीशान बंगले के भीतर का माहौल बाहर की गर्मी से भी ज्यादा सुलग रहा था। रसोई में देवकी जी खड़ी थीं। उनकी उम्र 60 के पार हो चुकी थी। हाथ थोड़े कांपते थे, लेकिन अपनों को खिलाने का चाव आज भी वैसा ही था। वे बड़े चाव से अपने बड़े बेटे वीर के लिए भरवा करेले बना रही थीं। तभी उनकी बड़ी बहू माया रसोई में दाखिल हुई। माया के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी शिकन रहती थी। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, माँ जी, कितनी बार कहा है कि इतनी गर्मी में ये ताम झाम मत किया कीजिए। पूरे घर में मसालों की महक भर जाती है। मुझे माइग्रेन होने लगता है। देवकी जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस बेटी, हो ही गया। वीर को ये बहुत पसंद है ना, इसलिए सोचा बना लूं। माया ने तुनक्कर जवाब दिया, वीर को क्या पसंद है क्या नहीं, ये अब मैं देख लूंगी। आप जाकर अपने कमरे में बैठिए। और हाँ, शाम की चाय में देरी मत कीजिएगा, मेरी सहेलियां आने वाली हैं। देवकी जी का दिल बैठ गया। यह वही माया थी जिसे उन्होंने अपनी बेटी समझकर इस घर की चाबियां सौंपी थीं। वे भारी कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ीं। दीवार पर उनके स्वर्गीय पते विश्वनाथ जी की तस्वीर टंगी थी। देवकी जी की आंखों से एक आंसू ढलक कर गालों पर आ गया। उन्हें याद आया, जब विश्वनाथ जी जीवित थे तब इस घर में उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। शाम हुई। माया की किटी पार्टी चल रही थी। देवकी जी रसोई में चाय और नाश्ता तैयार कर रही थीं। छोटा बेटा वरुण और उसकी पत्नी निशा भी ऑफिस से लौट आए थे। निशा स्वभाव से माया से भी ज्यादा तेज थी। निशा रसोई में आई और बिना किसी लिहाज के बोली, माँ जी, क्या कर रही हैं? अभी तक चाय बाहर नहीं पहुंची। माया दी की सहेलियां क्या सोचेंगी कि इस घर में काम करने वाले इतने सुस्त हैं। काम करने वाले, यह शब्द देवकी जी के कान में किसी जहरीले तीर की तरह लगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, निशा बेटा, मैं बस ट्रे सजा रही थी। निशा ने झपट कर ट्रे उठाई और बाहर जाते हुए बुदबुदाई, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस बुढ़ापा से। देवकी जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपने बेटों वीर और वरुण को बड़े लाड प्यार से पाला था। विश्वनाथ जी के जाने के बाद अपनी जमा पूंजी, अपना गहना, सब कुछ इन दोनों की पढ़ाई और शादियों में लगा दिया। और आज उन्हें बुढ़ापा और बोझ समझा जा रहा था। उस रात देवकी जी को नींद नहीं आ रही थी। वे पानी पीने के लिए उठीं तो उन्होंने वीर और वरुण के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। दोनों भाई और उनकी पत्नियां बरामदे में बैठे किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। माया कह रही थी, देखो वीर, अब बहुत हो गया। इस बड़े घर का आधा हिस्सा तो माँ के नाम पर है। जब तक वे यहाँ हैं, हम इसे बेचकर शहर के पॉश इलाके में शिफ्ट नहीं हो सकते। और वैसे भी उनकी सेहत अब गिर रही है। हमें उनकी सेवा के लिए अलग से आदमी रखना पड़ता है। वरुण ने अपनी पत्नी का साथ देते हुए कहा, भाई, निशा भी यही कह रही थी। क्यों ना हम माँ को कुछ समय के लिए हमारे पैतृक गांव वाले छोटे मकान में भेज दें। वहाँ की हवा भी अच्छी है और हमारा खर्च भी बचेगा। वीर, जो कभी अपनी माँ के पल्लू से बंधा रहता था, उसने ठंडी सांस ली और कहा, शायद तुम लोग सही कह रहे हो। माँ यहाँ खुश नहीं दिखती। गांव में उनके पुराने पहचान वाले भी हैं, वहाँ उनका मन लग जाएगा। दरवाजे के पीछे खड़ी देवकी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके अपने खून ने, उनके अपने बेटों ने उनके निर्वासन की योजना बना ली थी। उस रात वे सो नहीं सकीं, बस रोती रहीं। अगली सुबह वीर ने बड़े संकोच के साथ माँ के पास जाकर गांव जाने का प्रस्ताव रखा। देवकी जी ने उसे बोलने का ज्यादा मौका नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम लोगों की खुशी इसी में है तो मैं कल ही चली जाऊंगी। बेटों को लगा माँ विरोध करेंगी, रोएंगी। लेकिन देवकी जी के चेहरे पर एक अजीब सा पत्थर जैसा ठहराव था। उन्होंने अपना छोटा सा संदूक बांधा। उसमें कुछ साड़ियां थीं और एक पुरानी पोटली जिसमें विश्वनाथ जी के दिए हुए कुछ पुराने सिक्के और एक सलाह थी। विश्वनाथ जी हमेशा कहते थे, देवकी, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को अपनी जड़ें और अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त आए तो अकेले चलना सीखो। अगले दिन देवकी जी उस आलीशान बंगले को छोड़कर गांव के उस छोटे से धूल भरे मकान में पहुंच गईं, जो बरसों से बंद पड़ा था। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। शहर की मालकिन यहाँ कैसे? लेकिन देवकी जी ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया।
मकान की हालत खराब थी। छत से पानी टपकता था और दीवारों की पपड़ियां उतर रही थीं। देवकी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद झाड़ू उठाया, आंगन साफ किया और अपनी उस पुरानी पोटली से कुछ पैसे निकालकर घर की मरम्मत शुरू करवाई। गांव में शिक्षा की बहुत कमी थी। बच्चे दिन भर गलियों में खेलते रहते थे। देवकी जी ने सोचा कि खाली बैठकर रोने से अच्छा है कि इन बच्चों का भविष्य संवारा जाए। उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, निशुल्क शिक्षा केंद्र। शुरुआत में सिर्फ 2 बच्चे आए। देवकी जी उन्हें कहानियों के जरिए गणित और भाषा सिखाती थीं। उनका पढ़ाने का तरीका इतना निराला और ममता भरा था कि धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। उन्होंने बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान दिया, बल्कि उन्हें संस्कार और जीवन के मूल्य भी सिखाए। उन्होंने देखा कि गांव की महिलाएं भी अशिक्षित हैं और छोटे मोटे कामों के लिए अपने पतियों पर निर्भर हैं। देवकी जी ने उन्हें इकट्ठा किया और सिलाई कढ़ाई का काम सिखाना शुरू किया। देखते ही देखते वह छोटा सा घर एक जीवंत पाठशाला और कौशल केंद्र बन गया। 2 साल बीत गए। देवकी जी की पाठशाला अब एक छोटे से स्कूल का रूप ले चुकी थी। एक दिन शहर का एक बड़ा शिक्षाविद और समाज सेवी मिस्टर खन्ना गांव के दौरे पर आए। उन्होंने जब देवकी जी के जज्बे और बच्चों की प्रतिभा को देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने देवकी जी से कहा, बहन जी, आप जो काम यहाँ कर रही हैं वह मिसाल है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक बड़ा स्कूल बने जिसका नाम आपके नाम पर हो, देवकी विद्या मंदिर। मैं इसके लिए ज़मीन और फंड का इंतज़ाम करूँगा, बस आप इसकी बागडोर संभालें। देवकी जी की मेहनत रंग लाई। स्कूल बना और वे उसकी संचालिका बनी। अब वे केवल एक वृद्ध महिला नहीं थीं, बल्कि पूरे जिले के लिए शिक्षा की देवी बन चुकी थीं। उनके पास अब अपना मान सम्मान था, आर्थिक मजबूती थी और हजारों बच्चों का प्यार था। इधर शहर में वीर और वरुण की जिंदगी बिखर रही थी। जिस बंगले के लिए उन्होंने माँ को घर से निकाला था, उसमें दरारें पड़ने लगी थीं। गलत निवेश और फिजूल खर्ची के कारण वे कर्ज में डूब गए थे। माया और निशा के बीच हर दिन झगड़े होते थे। एक दिन अखबार में उन्होंने देवकी जी की तस्वीर देखी। गांव की एक वृद्ध महिला ने बदली हजारों बच्चों की तकदीर, मिला राज्य सम्मान। वीर और वरुण की आंखें शर्म से झुक गईं। वे तुरंत गांव की ओर भागे। जब वे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ एक ऊंचे आसन पर बैठी थी और सैकड़ों बच्चे उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। दोनों भाई भागते हुए माँ के पास गए और उनके पैरों में गिर पड़े। माँ, हमें माफ़ कर दो। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमें अपने साथ रख लो। देवकी जी ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में अब वह पुराना दर्द नहीं था, बल्कि एक आत्मविश्वासी चमक थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वीर, वरुण, मैंने तुम्हें बरसों पहले माफ़ कर दिया था, लेकिन याद रखना, रिश्ता मांगने से नहीं, निभाने से बनता है। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए इस स्कूल के अन्य क्षेत्र में तुम्हें काम मिल सकता है, लेकिन इस घर की चाबियां अब मेरे पास नहीं, उन बच्चों के पास हैं जिनका भविष्य मैंने संवारा है। बेटे समझ गए कि उन्होंने क्या खोया है। देवकी जी ने साबित कर दिया कि एक औरत जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो वह पूरी दुनिया बदल सकती है। वीर और वरुण के लिए अपनी माँ के सामने अपराधी की तरह खड़ा होना आसान नहीं था। देवकी जी ने उन्हें स्कूल के अन्य क्षेत्र में काम करने की अनुमति तो दे दी थी, लेकिन वहाँ कोई विशेष सुविधा नहीं दी। उन्हें आम कर्मचारियों की तरह समय पर आना पड़ता, सब्जी काटना और अनाज ढोना पड़ता था। माया और निशा, जो कभी महलों के सपने देखती थीं, अब गांव के एक छोटे से कमरे में रहने को मजबूर थीं। शुरुआत में उन्होंने बहुत नखरे दिखाए। माया अक्सर शिकायत करती, वीर, हम यहाँ इस धूल और गर्मी में कैसे रहेंगे? माँ के पास इतना पैसा है, क्या वे हमें एक अच्छा फ्लैट नहीं दिला सकती? वीर ने पहली बार दृढ़ता से जवाब दिया, माया, ये पैसा माँ का नहीं, उन बच्चों के भविष्य का है। उन्होंने इसे खून पसीने से सींचा है। अगर हमें यहाँ रहना है तो उनकी शर्तों पर रहना होगा। देवकी जी दूर से अपने बेटों और बहुओं को संघर्ष करते हुए देख रही थी। उनका ममतामयी दिल कभी कभी पिघलता,
लेकिन उन्हें याद आता कि अगर आज उन्होंने डील दी तो ये फिर से उसी अहंकार और आलस के दलदल में गिर जाएंगे। एक दिन दोपहर में भारी बारिश हो रही थी। स्कूल की रसोई की छत से थोड़ा पानी टपक रहा था। वरुण और वीर भीगते हुए अनाज की बोरियों को सुरक्षित स्थान पर रख रहे थे। देवकी जी हाथ में छाता लिए वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि उनके बेटों के हाथों में छाले पड़ गए हैं। वरुण की नज़र जब माँ पर पड़ी तो वह रुआंसा होकर बोला, माँ, आज समझ आ रहा है कि अकेले सब कुछ संभालना कितना मुश्किल होता है। हम कितने अंधे थे जो आपकी मेहनत को कभी देख ही नहीं पाए। देवकी जी ने उनके सिर पर हाथ रखा और शांत भाव से कहा, बेटा, मेहनत से हाथ में पड़े छाले तो मिट जाते हैं, लेकिन आत्मा पर पड़ा अहंकार का दाग मिटाना बहुत मुश्किल होता है। आज तुम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हो। इधर माया और निशा को भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि गांव के लोग माँ जी को देवी क्यों मानते हैं। एक दिन गांव की एक गरीब महिला अपनी बीमार बच्ची को लेकर स्कूल आई। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। देवकी जी ने न केवल बच्ची के इलाज का प्रबंध किया, बल्कि उस महिला को ढांढस भी बंधाया। माया ने यह सब छुप कर देखा। उसे अपनी वह बात याद आई जब उसने माँ जी को रसोई से बाहर निकाला था। उसे अपनी ऊंची सोच पर घृणा होने लगी। वह दौड़कर देवकी जी के पास गई और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं सुंदरता और पैसे के घमंड में अंधी हो गई थी। मुझे अब समझ आया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, चरित्र में होती है। निशा भी अपनी गलती मान चुकी थी। देवकी जी ने दोनों बहुओं को गले लगाया। घर में पहली बार कड़वाहट की जगह प्रेम की महक घुल रही थी। देवकी जी ने महसूस किया कि अब उनके बेटे और बहुएं सच में बदल चुके हैं। उन्होंने एक शाम सबको इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास कुछ और ज़मीन है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ एक बड़ा कौशल केंद्र खोला जाए, जहाँ गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। इसका नाम तुम्हारे पिता के नाम पर विश्वनाथ कौशल केंद्र होगा। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी वीर और वरुण को सौंपी। जाओ, अपनी डिग्री और शहर के अनुभव का इस्तेमाल अब सही जगह पर करो। यहाँ कोई मालिक नहीं होगा, सब सेवक होंगे। बेटों ने जी जान से काम शुरू किया। वीर ने फाइनेंस संभाला और वरुण ने निर्माण कार्य। माया और निशा ने गांव की महिलाओं के लिए सिलाई और हस्तशिल्प की वर्कशॉप शुरू की। देखते ही देखते गांव का नक्शा ही बदल गया। जो युवा काम की तलाश में शहर भागते थे, अब उन्हें गांव में ही सम्मानजनक काम मिलने लगा। 3 साल और बीत गए। देवकी जी का स्कूल और कौशल केंद्र अब राज्य भर में प्रसिद्ध हो चुके थे। सरकार ने उन्हें आदर्श माता और समाज रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया। पुरस्कार समारोह दिल्ली के उसी इलाके के पास था जहां उनका पुराना बंगला था। वीर ने प्रस्ताव दिया, माँ, क्या हम एक बार अपने पुराने घर को देखने चलें? देवकी जी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, वह घर अब सिर्फ एक ढांचा है। मेरा असली घर तो अब मेरे बच्चों के दिलों में और उन हजारों छात्रों की दुआओं में है। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो चलते हैं। जब वे बंगले के पास पहुंचे तो देखा कि वह अब खंडहर जैसा लग रहा था। देवकी जी ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उनके लिए वह यादें अब धुंधली हो चुकी थीं। गांव में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था कि तभी एक दिन काली गाड़ियों का एक काफिला देवकी विद्या मंदिर के द्वार पर आकर रुका। गाड़ियों से कुछ बाउंसर और एक सूट पहना हुआ व्यक्ति उतरा। वह शहर का बड़ा बिल्डर विक्रम खन्ना था। वह मिस्टर खन्ना का दूर का रिश्तेदार था, जिन्होंने कभी स्कूल के लिए जमीन दी थी। विक्रम के पास कुछ पुराने कानूनी कागजात थे। उसने ऑफिस में घुसते ही मेज पर हाथ पटक कर कहा, यह स्कूल जिस जमीन पर खड़ा है उसके असली वारिस हम हैं। मेरे पास कोर्ट के आदेश हैं कि इस जमीन पर अब एक बड़ा रिसोर्ट और लग्जरी होटल बनेगा। आप लोगों के पास 7 दिन हैं, ये जगह खाली कर दीजिए। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। वीर और वरुण ने कानून की मदद लेनी चाहिए, लेकिन विक्रम की पहुंच ऊपर तक थी। उसने स्कूल की बिजली कटवा दी और पानी की सप्लाई रुकवा दी। स्कूल के बच्चे डरे हुए थे। वीर घबराकर माँ के पास गया और बोला, माँ, वह आदमी बहुत ताकतवर है। पुलिस भी उसकी सुन रही है। क्या हमें सच में ये सब छोड़ना होगा? देवकी जी,
जो अब तक शांत और ममतामयी दिखती थीं, उनकी आंखों में एक चमक उभरी। उन्होंने अपनी सफ़ेद साड़ी का पल्लू कमर में बांधा और बोली, जब अन्याय घर के भीतर था तो मैं चुपचाप सहकर निकल आई थी, लेकिन अब अन्याय उन मासूम बच्चों के भविष्य पर है। अब देवकी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, यह स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं है, यह हमारे बच्चों का मंदिर है। क्या तुम अपने भगवान को बेदखल होने दोगे? गांव के लोगों, जिन्हें देवकी जी ने जीना सिखाया था, सब एक सुर में बोल उठे, कभी नहीं माँ जी। अगले दिन जब विक्रम खन्ना अपनी बुलडोजर मशीनों के साथ स्कूल गिराने पहुंचा, तो उसे वहां कोई पुलिस बल या लाठियां नहीं मिली। उसने देखा कि स्कूल के गेट से लेकर दूर सड़क तक हजारों महिलाएं और बच्चे जमीन पर बैठे थे। सबसे आगे देवकी जी बैठी थी, हाथ में गीता लिए। विक्रम चिल्लाया, हटो यहां से, यह जमीन मेरी है। देवकी जी शांत स्वर में बोली, बेटा, जमीन तुम्हारी कागजों पर हो सकती है, लेकिन इस मिट्टी में इन बच्चों का पसीना और मेरी प्रार्थनाएं मिली हैं। अगर तुम्हें यह स्कूल गिराना है तो पहला वार मुझ पर करना होगा। विक्रम ने अपने आदमियों को आगे बढ़ने को कहा, लेकिन गांव की महिलाओं ने एक मानव श्रृंखला बना ली। यह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि वहां मौजूद मीडिया और न्यूज़ चैनलों ने इसे लाइव दिखाना शुरू कर दिया। पूरे देश में शिक्षा की ढाल माँ देवकी ट्रेंड करने लगा। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंच गया। जांच बैठाई गई तो पता चला कि विक्रम ने कागजात में हेराफेरी की थी और मिस्टर खन्ना की वसीयत को बदला था। पुलिस ने विक्रम को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने न केवल स्कूल की ज़मीन को हमेशा के लिए देवकी विद्या मंदिर के नाम कर दिया, बल्कि उस संस्थान को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। देवकी जी की इस जीत ने यह साबित कर दिया कि सत्य और साहस के सामने बड़ी से बड़ी शक्ति को झुकना पड़ता है। अब देवकी जी का स्वास्थ्य थोड़ा गिरने लगा था। एक रात उन्होंने वीर, वरुण, माया और निशा को पास बुलाया। उन्होंने अपने पास रखी वह पुरानी पोटली निकाली। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, मैंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग और मेहनत में बिताई। मैंने तुम्हें कभी सोने चांदी के गहने नहीं दिए, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी वसीयत दे रही हूँ। पोटली में से कोई जेवर नहीं, बल्कि स्कूल की पहली ईंट का एक टुकड़ा और विश्वनाथ जी की लिखी एक पुरानी डायरी निकली। उन्होंने कहा, यह डायरी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। याद रखना, तुम चाहे कितने भी बड़े बन जाओ, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। यह स्कूल और यह गांव अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुछ महीनों बाद एक शांत सुबह, जब स्कूल की घंटी बजी और बच्चे प्रार्थना के लिए कतार में खड़े हुए, देवकी जी ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी, जैसे उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया हो। पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन कोई रोया नहीं, क्योंकि देवकी जी मरी नहीं थीं। वे तो हर उस बच्चे की मुस्कान में जीवित थीं जो पढ़ना सीख रहा था। देवकी जी के जाने के बाद 15 साल बीत चुके थे। स्कूल अब एक बड़ा कॉलेज बन चुका था। वीर का बेटा आदित्य और बेटी प्रिया अब बड़े हो चुके थे। प्रिया बिल्कुल अपनी दादी की परछाई थी, वही शांत चेहरा और वही दृढ़ संकल्प। वह शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस गांव लौटी थी। आदित्य शहर की चकाचौंध से प्रभावित था और वह चाहता था कि इस स्कूल और कॉलेज का निजीकरण कर दिया जाए ताकि और पैसा कमाया जा सके। उसने एक विदेशी कंपनी के साथ हाथ मिलाने की योजना बनाई। प्रिया ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने कहा, आदित्य भैया, दादी ने यह संस्थान पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए बनाया था। अगर हमने यहाँ फीस बढ़ा दी तो गांव के गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे? घर में एक बार फिर वैचारिक मतभेद होने लगे। वीर और वरुण अब बूढ़े हो रहे थे और वे इस विवाद को सुलझा नहीं पा रहे थे। प्रिया एक रात दादी के उस पुराने घर में गई जो अब एक संग्रहालय था। वह वहां रखे पुराने संदूक को टटोलने लगी। उसे वहां दादी की वह डायरी मिली जिसका जिक्र उन्होंने मरते समय किया था। डायरी के बीच में एक पुराना पत्र दबा हुआ था। वह पत्र देवकी जी ने अपने पोते पोतियों के नाम लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे बच्चों, तरक्की का मतलब केवल ऊंची इमारतें बनाना नहीं है। असली तरक्की वह है जो सबसे पीछे खड़े व्यक्ति को आगे लेकर आए।
अगर कभी रास्ता भटक जाओ तो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठना जहां मैंने पहली पाठशाला शुरू की थी। प्रिया ने आदित्य को वह पत्र दिखाया। आदित्य का दिल पसीज गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। भाई बहन ने मिलकर तय किया कि वे स्कूल को बेचेंगे नहीं, बल्कि उसे डिजिटल बनाएंगे। उन्होंने गांव में हाई स्पीड इंटरनेट लगवाया और देव की डिजिटल लर्निंग सेंटर की शुरुआत की। अब गांव के बच्चे वहीं बैठकर विदेशों के बड़े प्रोफेसरों के लेक्चर सुनने लगे। प्रिया ने विश्वनाथ कौशल केंद्र को और आधुनिक बनाया, जहां अब रोबोटिक्स और कोडिंग सिखाई जाने लगी। माया और निशा अब दादी बन चुकी थीं। वे छोटे बच्चों को आज भी वही पुराने संस्कार और कहानियां सुनाती जो देवकी जी सुनाया करती थीं। प्रिया की मेहनत का फल यह मिला कि संयुक्त राष्ट्र ने देवकी जी के इस मॉडल को ग्रामीण विकास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना। प्रिया को विदेश में भाषण देने के लिए बुलाया गया। जब वह मंच पर खड़ी हुई तो उसने अपनी दादी की वही पुरानी सूते साड़ी पहनी थी। उसने अपने भाषण की शुरुआत इन शब्दों से की। मेरी दादी कहती थी कि शिक्षा वह दिया है जो आंधी में भी नहीं बुझता। आज यह दिया भारत के एक छोटे से गांव से जलकर पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। एक ठंडी शाम जब प्रिया कॉलेज के पुस्तकालय में कुछ पुरानी फाइलें देख रही थी, तभी सुरक्षा गार्ड ने सूचना दी कि गेट पर एक वृद्ध व्यक्ति आया है और वह बहुत बीमार लग रहा है। प्रिया जब बाहर पहुंची तो उसने देखा कि फटे हाल कपड़ों में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा कांप रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी बिल्डर विक्रम खन्ना का छोटा भाई निकुल था, जिसने बरसों पहले स्कूल को हड़पने की कोशिश की थी। विक्रम के जेल जाने के बाद उनका सारा कारोबार डूब गया था और नकुल को उसके ही बेटों ने घर से निकाल दिया था। नकुल ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैंने सुना है कि यहाँ देवकी जी की ममता आज भी जीवित है। मैं अपने भाई के पापों की माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरे पास रहने को जगह नहीं है। क्या मुझे इस स्कूल के किसी कोने में शरण मिल सकती है? वीर और वरुण जब वहां पहुंचे तो उनका खून खौल उठा। उन्हें वह समय याद आ गया जब इस परिवार ने उनकी मां को रुलाया था। वरुण चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? निकलो यहां से। प्रिया शांत खड़ी थी। उसने अपनी दादी की डायरी का वह पन्ना याद किया जहां लिखा था, क्षमा वह सुगंध है जो फूल उन हाथों को देता है जिन्होंने उसे कुचला हो। प्रिया ने आगे बढ़कर नकुल का हाथ थामा और कहा, काका, मेरी दादी ने हमें लड़ना सिखाया था, लेकिन नफरत करना नहीं। अगर आज हम आपको निकाल देंगे तो देवकी जी की शिक्षा हार जाएगी। आप यहीं रहेंगे और हमारे बुजुर्ग आश्रम का कार्यभार संभालेंगे। प्रिया की इस दयालुता ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। नकुल ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष उसी स्कूल की सेवा में लगा दिए। उसने मरते समय अपनी बची हुई सारी संपत्ति स्कूल के ट्रस्ट के नाम कर दी। अब यह गांव केवल एक गांव नहीं रहा था, इसे देवकी ग्राम के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ बिजली, सौर ऊर्जा, सोलर से आती थी। खेतों में आधुनिक सिंचाई होती थी और हर घर में एक शिक्षित व्यक्ति था। प्रिया ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, आज देवकी ग्राम दुनिया को बता रहा है कि विकास का असली मतलब ऊंची इमारतें नहीं बल्कि ऊंचे विचार हैं। हमने अपनी जड़ों को सींचा है, इसीलिए हमारे फल इतने मीठे हैं। समय अपनी गति से चलता रहा। वीर और वरुण अब काफी वृद्ध हो चुके थे। एक दिन वे दोनों अपने पिता विश्वनाथ जी और माँ देवकी जी की तस्वीर के सामने बैठे थे। वीर ने मुस्कुराते हुए वरुण से कहा, वरुण, आज मुझे सुकून है। माँ ने जो बीज बोया था वह अब एक ऐसा वन बन चुका है जिसकी छाया कभी खत्म नहीं होगी। प्रिया ने वह कर दिखाया जो हम कभी नहीं कर पाए। वरुण ने उत्तर दिया, हाँ भाई, माँ ने हमें एक बार घर से बाहर निकाला था ताकि हम अपनी कीमत समझ सकें। आज समझ आता है कि वह उनका क्रोध नहीं बल्कि सबसे बड़ा आशीर्वाद था। देवकी ग्राम की ख्याति अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही थी। विदेशी छात्र यहाँ ग्रामीण विकास का पाठ पढ़ने आने लगे थे। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं। एक साल भीषण अकाल पड़ा। नदियों का पानी सूख गया और खेतों की दरारें किसानों की चिंता बढ़ाने लगीं। गांव के कुछ लोग घबराकर फिर से शहर की ओर पलायन करने की सोचने लगे। प्रिया ने दादी की उस पुरानी पोटली को याद किया।
उसने गांव की चौपाल पर सबको इकट्ठा किया और कहा, दादी कहती थीं कि जब रास्ता कठिन हो तो अपनी जड़ों को और गहराई से पकड़ो। यह अकाल हमारी परीक्षा है। प्रिया ने अपने कॉलेज के छात्रों और नकुल के अनुभव का उपयोग करते हुए प्राचीन जल संचयन की तकनीक पर काम शुरू किया। गांव का हर बच्चा, बूढ़ा और जवान खुदाई में जुट गया। वीर और वरुण, जो अब चलने में भी असमर्थ थे, व्हीलचेयर पर बैठकर लोगों का उत्साह बढ़ाते। माया और निशा ने घर घर जाकर यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने गांव की पुरानी बावड़ियों को पुनर्जीवित कर दिया। जब पहली बारिश हुई तो पूरा गांव उत्सव में डूब गया। देवकी जी की प्रतिमा पर जल चढ़ाते हुए प्रिया ने महसूस किया कि उसकी दादी की दूरदर्शिता ने आज गांव को एक बड़ी आपदा से बचा लिया। अकाल के बाद आई हरियाली ने देवकी ग्राम को एक मॉडल विलेज बना दिया। अब यहाँ केवल स्कूल और कॉलेज ही नहीं, बल्कि एक आधुनिक चिकित्सा केंद्र भी था, जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद पर शोध होता था। प्रिया ने एक नई पहल शुरू की, देव की छात्रवृत्ति। यह उन मेधावी छात्रों के लिए थी जो अपने गांव लौटकर सेवा करना चाहते थे। आदित्य, जो कभी शहर जाना चाहता था, अब गांव की डिजिटल अर्थव्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। वर्षों बाद एक चांदनी रात में वीर और वरुण ने एक साथ शांति से विदा ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी राख को उसी पीपल के पेड़ के पास विसर्जित किया गया, जहां देवकी जी ने अपना पहला सबक सिखाया था। प्रिया अब दादी की उम्र तक पहुंच चुकी थी। उसके चेहरे पर वही तेज और मुस्कान थी जो कभी देवकी जी के चेहरे पर हुआ करती थी। उसने अपनी पोती को गोद में बिठाया और वह पुरानी डायरी देते हुए कहा, बेटा, यह केवल पन्ने नहीं है, ये एक माँ का त्याग और एक परिवार का आत्मसम्मान है। इसे कभी झुकने मत देना। समय का पहिया और आगे बढ़ा। प्रिया अब वृद्ध हो चली थी और पूरे देवकी ग्राम की मार्गदर्शक बन चुकी थी। गांव अब एक आत्मनिर्भर नगर जैसा दिखने लगा था, जहां तकनीक और परंपरा का अद्भुत मेल था। लेकिन इसी बीच प्रिया के बड़े बेटे समर्थ और आदित्य की बेटी अंजलि के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। समर्थ चाहता था कि देवकी ग्राम के उत्पादों को एक विदेशी ब्रांड के साथ जोड़कर पूरी दुनिया में बेचा जाए ताकि अधिक लाभ हो सके। अंजलि इसके सख्त खिलाफ थी। उसका मानना था कि ऐसा करने से हमारे उत्पादों की वह शुद्धता और गांव की वह सादगी खत्म हो जाएगी, जिसके लिए दादी माँ देवकी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। विवाद इतना बढ़ गया कि बात पंचायत तक जा पहुंची। प्रिया ने पुरानी चौपाल पर सबको इकट्ठा किया, ठीक उसी जगह जहां देवकी जी पहली बार अपनी पाठशाला शुरू करने के लिए बैठी थीं। समर्थ और अंजलि ने अपने अपने तर्क रखे। प्रिया ने शांत भाव से सुना और फिर देवकी जी की वह पुरानी डायरी निकाली। उन्होंने डायरी का वह पन्ना पढ़ा जहां देवकी जी ने लिखा था, व्यापार में लाभ होना बुरा नहीं है, लेकिन लाभ की लालसा में अपनी पहचान खो देना सबसे बड़ा पाप है। प्रिया ने फैसला सुनाया कि हम विदेशी ब्रांड का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि देवकी ग्राम खुद अपना एक ऐसा ब्रांड बनेगा जो पूरी दुनिया को ईमानदारी और शुद्धता का पाठ पढ़ाएगा। समर्थ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अंजलि के साथ मिलकर काम करने की शपथ ली। वर्षों बाद जब देवकी ग्राम की स्थापना को 100 साल पूरे हुए तो एक बड़ा उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में दुनिया भर से वे लोग आए जो कभी यहाँ के स्कूल में पढ़कर बड़े हुए थे। कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर, तो कोई बड़ा वैज्ञानिक। प्रिया ने अपने अंतिम समय में अपनी अगली पीढ़ी को पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, याद रखना कि यह संस्थान सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बना है। इसमें मेरी दादी के आंसू, उनका त्याग और उनका अटूट विश्वास मिला हुआ है। जब तक तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे, यह दिया जलता रहेगा। देवकी ग्राम अब केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन चुका था। समर्थ और अंजलि ने मिलकर देवकी ग्राम के उत्पादों को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, लेकिन उन्होंने दादी माँ के उस मूल मंत्र को कभी नहीं भुलाया कि शुद्धता और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। अंजलि ने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार किया जहां दुनिया भर के गांव अपनी पारंपरिक कलाओं और कौशल का प्रदर्शन कर सकते थे। एक दिन प्रिया ने महसूस किया
कि उसकी जीवन यात्रा भी अब विश्राम की ओर बढ़ रही है। उसने अपने पूरे परिवार को उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया जहां देवकी जी ने अपना पहला पाठ पढ़ाया था। प्रिया ने शांत स्वर में कहा, मेरे बच्चों, मैंने अपनी दादी की आंखों में वह सपना देखा था जो आज एक वटवृक्ष बन चुका है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता और इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। आज मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी विरासत सौंप रही हूँ, यह डायरी और यह अटूट विश्वास कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कुछ समय बाद प्रिया ने भी शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। उनकी विदाई पर कोई मातम नहीं था, बल्कि पूरे देवकी ग्राम में एक गौरवमयी सन्नाटा था। उनके जाने के बाद समर्थ और अंजलि ने उनकी याद में एक विशाल शांति स्तंभ का निर्माण करवाया, जिस पर देवकी जी के वही शब्द लिखे थे, त्याग की शक्ति अपार है। पीढ़ियां बीतती गईं, लेकिन देवकी जी की वह पुरानी पाठशाला आज भी एक जीवंत विश्वविद्यालय के रूप में खड़ी है। हर सुबह जब वहां प्रार्थना होती है तो हवाओं में देवकी जी की वही ममतामयी गूंज सुनाई देती है, जो कहती है कि कठिनाइयों से लड़ना ही जीवन का असली धर्म है। वीर्स और वरुण का वह संघर्ष, माया और निशा का वह हृदय परिवर्तन और प्रिया का वह दृढ़ संकल्प आज भी उस मिट्टी की सुगंध में बसा हुआ है। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि उस हर इंसान की है जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है और शून्य से शिखर तक का सफर तय करता है। आज भी जब सूरज ढलता है और देवकी ग्राम की गलियों में रोशनी जगमगाती है, तो स्कूल के मुख्य द्वार पर लगी देवकी जी की प्रतिमा के पास एक अखंड दीप जलता रहता है। वह दीप गवाही देता है कि महान आत्माएं कभी मरती नहीं। वे आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक ज्योति बनकर सदा जीवित रहती हैं। देवकी जी की यह अमर गाथा आज भी हर उस व्यक्ति के दिल में धड़कती है जो मानता है कि प्रेम और त्याग से पूरी दुनिया को जीता जा सकता है।